नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम रूबरू होंगे श्रवण जी से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वक्फ बिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों गायब रहे। इतना महत्वपूर्ण बिल, भारतीय जनता पार्टी उसको लेके इतना जबरदस्त तरीके से प्रचार करने की कोशिश कर रही है, ऐसा जताने की कोशिश कर रही है जैसे कि ये बिल मुस्लिम समाज के अंदर एक नई क्रांति का आगाज है, जिससे महिलाओं को, उनके गरीब लोगों को, पसमानदा मुसलमानों को जबरदस्त तरीके से फायदा होगा। जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और जो इंक्रोचमेंट करने के जो आरोप लगते हैं उस पर लगाम लगेगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लेकिन इतने महत्वपूर्ण बिल पर 2 दिनों तक चर्चा हुई, लोकसभा में चर्चा हुई, राज्यसभा में चर्चा हुई, 10-10 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई और प्रधानमंत्री जी उस पर दिखाई नहीं पड़े। ऐसा लगा जैसे सरकार की तरफ से पूरी कमान अमित शाह के हाथ में थी। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के बाद दूसरे सबसे ताकतवर नेता, प्रधानमंत्री जी क्यों गायब थे? इतने महत्वपूर्ण बिल के समय विदेश यात्रा पर क्यों गए और अमित शाह ने कमान क्यों संभाली? क्या इसके पीछे भी कोई राजनीति है? क्या इसके पीछे भी कोई खेल है? और अगर इसके पीछे कोई राजनीति है तो उसका निकट भविष्य से कितना लेना देना है? उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के प्रमुख की मुलाकात के बीच से कोई रिश्ता है? जानेंगे श्रवण जी। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आपके अपने इस कार्यक्रम में। सर देखिए सर, आपने नोटिस किया कि अमित शाह नहीं थे वक्फ के पूरे मामले में, और इतना महत्वपूर्ण आप बता रहे हैं वक्फ को कि प्रधानमंत्री का होना जरूरी था। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण अवसरों पर नहीं रहे हैं संसद में, पर हम लोगों की नजर में वो नहीं आया। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम मोदी जी को महसूस करें कि वो हैं ही नहीं मोदी जी, और सरकार में सिर्फ अमित शाह ही दिख रहे हैं। मतलब और ज्यादा तेजी से हमको लग सकता है, क्योंकि हम मोदी होते तो क्या फर्क पैदा कर देते, इस बारे में हमने नहीं सोचा है कि वो अगर संसद में होते तो उनके होने से क्या फर्क पड़ जाता। मतलब क्या वो बोलते, और बोलते तो क्या बोलते, और क्या वो ऐसा बोलते जो अमित शाह से बेहतर बोलते, अमित शाह जिस तरह से बोल रहे थे वैसा बोलते जी। देखिए, मुद्दा यह है आशुतोष जी कि मोदी जी ने देश को चलाना बहुत पहले से बंद कर दिया है, और वो देश को सिर्फ डायरेक्ट कर रहे हैं, सरकार को सिर्फ डायरेक्ट कर रहे हैं, चला नहीं रहे हैं। जैसे आप जानते हैं ना, बड़े बड़े उद्योगपति वो खुद उद्योग नहीं चलाते, वो डायरेक्ट करते हैं। उद्योगपति सिर्फ विदेशों में एमओयू साइन करते हैं, यात्राएं करते हैं, समझौते करते हैं बड़े बड़े अरबों रुपए के, डॉलर्स के। और जैसे फिल्मी सितारे, हमारे कई सितारे तो फिल्मों में अभिनय भी बंद कर दिया उन्होंने। एक दो फिल्में शायद साल में बनाते हैं, डायरेक्ट करते हैं, जैसे आमिर खान के बारे में कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कुछ कुछ इसी तरह के हो गए हैं कि वो अब हैं भी और नहीं भी हैं। और हमें दिखाई अब पड़ रहा है कि देश को हकीकत में अमित शाह चला रहे हैं। आप तो एक सीनियर पत्रकार हैं आशुतोष जी। पत्रकारिता में आपने देखा होगा कि जो रिपोर्टर्स होते हैं और जो सीनियर करस्पॉन्डेंट्स होते हैं, उनकी बीट्स होती हैं जी। और बीट्स ऐसी होती हैं कि कोई फॉरेन करस्पॉन्डेंट होता है, कोई होम मिनिस्ट्री कवर करने वाला करस्पॉन्डेंट होता है। हमारे प्रधानमंत्री इस समय फॉरेन के प्रधानमंत्री हैं, और भारतीय मामलों के लिए भारत के प्रधानमंत्री विदेशों में हैं, और हमारे जो अमित शाह जी हैं वो घरेलू मामलों के अघोषित प्रधानमंत्री हैं।
भारतीय जनता पार्टी में हर कोई इस चीज को जानता है कि देश कौन चला रहा है। हम्म। पत्रकार नहीं जानते, मतलब बीजेपी में सबको पता है और संघ में तो सबसे ज्यादा पता है, हम्म। पर कोई मुंह नहीं खोलना चाहता। गोविंदाचार्य ने सिर्फ एक बार मुंह खोल दिया था कि अटल जी तो सिर्फ मुखौटा है, हम्म। और उनका पूरा कैरियर चौपट हो गया था। तो उसके बाद से उस विचारक का कहीं पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, मतलब अ, दुनिया के किस कोने में है। और इसलिए कोई बोलना नहीं चाहता कि देश कौन चला रहा है। आशुतोष जी, देश इस समय एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है, हम्म। और हिंदी में अगर इसको समझाना हो तो राजनीति के संक्रमण काल से गुजर रहा है। और केवल मोदी जी हैं वो जो मानते हैं, बता रहे हैं देश को कि ये अमृतकाल चल रहा है। ये अमृतकाल नहीं चल रहा है। हम्म। अमृतकाल देश का कभी आया ही नहीं और आएगा भी नहीं। अभी पूरी दुविधा इस ट्रांजिशन को लेकर है। ये जो संक्रमण काल चल रहा है, ये इसका ही आप मैनिफेस्टेशन देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में वक्फ जैसे मौके पर बिल पर, जिसमें इसका संबंध 20 करोड़ मुसलमानों से है, और दुनिया की सबसे, मतलब दूसरे नंबर की आबादी कह सकते हैं मुसलमानों की, उससे है, पर हमारे देश का प्रधानमंत्री उस मौके पर नहीं है। जैसे आशुतोष जी, एक उदाहरण दो कि महाकुंभ के मौके पर जिस तरह से लोग प्रयागराज नहीं पहुंच पाए थे और डिजिटली स्नान कर रहे थे, जी। ये अमृतकाल भी वैसा ही है। मोदी जी को की उपस्थिति को लोग डिजिटली महसूस कर रहे हैं, मतलब कि वो थाईलैंड में है कि कहाँ है, वो विदेशों में रहते हैं और लोग महसूस कर लेते हैं कि मोदी जी उनके पास हैं। हमको उस दिन की प्रतीक्षा करना चाहिए कि जिस दिन मोदी जी कहेंगे कि मैं तो चला, और ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया वाला मामला होगा। हम्म। देखिए, इसमें एक मुद्दा यह है कि मोदी जी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बता चुके हैं। इसका एक मतलब यह है कि वो हैं भी सरकार में और नहीं भी हैं। यानी ये कि अमित शाह जी को भी मोदी का ही स्वरूप मान सकते हैं आप। है भी। अगर आप गुजरात के दिनों से फॉलो कर रहे हो अमित शाह जी और मोदी जी को, हम्म। मैं तो फॉलो कर रहा हूं, मैं था इसलिए मैंने देखा कि मोदी जी का सारा काम अमित शाह करते थे उस समय गुजरात में भी। 2002 की बात कर रहा हूँ, 3 हम्म। की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने विष्णु सहस्त्रनाम को पढ़ा हो हम्म। तो उसमें ये कहा गया है कि विष्णु जो है व्यास के रूप है और व्यास ही विष्णु के रूप है। हम्म। तो ये जो चल रहा है, ये लगभग वही है। अब आपने जो पॉइंट उठाया, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था, जिसमें आप संघ को भी बीच में ले आए। हम्म। देखिए, संघ और बीजेपी के बीच में जो तनाव का प्रचारित मुद्दा तो ये है कि बीजेपी के नए अध्यक्ष का नाम नहीं तय हो पा रहा है, क्योंकि सहमति नहीं है। हम्म। कहा जा रहा है कि बीजेपी का जो नया अध्यक्ष हो वो संघ की सहमति का, संघ के मन का होना चाहिए, संघ की सहमति का होना चाहिए। अब आप इस तनाव को इस रूप में प्रकट कर दीजिए कि सारा झगड़ा जो है मोदी जी की जगह 2029 में वो जीत गए तो, या हम्म। 2029 ही मान लें, या 2034 तक, हम्म। या बाद तक, उन कौन रिप्रेजेंट करेगा प्रधानमंत्री के रूप में, हम्म। प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में या प्रधानमंत्री के रूप में। आप मतलब बीजेपी के अध्यक्ष का मुद्दा हम्म। इस संदर्भ में देख लीजिए। हम्म। बीजेपी के अध्यक्ष का जो नाम है वो मोदी जी के उत्तराधिकारी के नाम के साथ नत्थी हो गया है। हम्म। 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 तो संघ और मोदी जी के बीच में तनाव का मुद्दा दिख रहा ऊपर से ये है कि अध्यक्ष पद के नाम का झगड़ा है। हम्म। और ये अध्यक्ष पद के नाम का झगड़ा मुझे नहीं दिखता, मुझे कम दिखता है। मुझे ये दिखता है, मतलब कई इसके इंडिकेटर्स हैं। अगर आपको याद हो, हमने पिछली बार जब बात की थी
मोदी जी की यात्रा पर, तब मैंने कहा था, कुछ इंडिकेटर्स बताए थे कि मोदी जी की यात्रा सफल रहती है कि नहीं, उसको मापने के कुछ इंडिकेटर्स मैंने बताए थे। जी। उसमें एक ये था कि बीजेपी के नए अध्यक्ष का नाम घोषित हो जाए तो हम उसको मोदी जी की यात्रा की सफलता मानेंगे। तो मोदी जी तो चले गए, थाईलैंड चले गए। तो अब वो आएंगे, उसके बाद फिर कहीं चले जाएंगे मोदी जी। तो इसलिए बीजेपी का जो नाम मार्च में होना था, तो उसके बारे में भी पता नहीं, और बीजेपी के स्टेट इलेक्शंस में जो चल रहे थे उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं कि 36 में से अब कितने आगे बढ़े, हम्म। 12 की जगह 14 हुए कि नहीं, 16 हुए कि नहीं, ये भी जानकारी नहीं है। एक चीज अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट में मैंने बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ी, उसमें मैं मतलब आप इसको डिस्ट्रैक्शन नहीं मानिए हम्म। पूरे मामले से। वो मामला ये है कि ये पूरा जो झगड़ा है वो योगी जी को लेकर है, हम्म। ऐसा उसकी टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट की ध्वनि की खबर से ध्वनि निकलती है। हम्म। उसने एक खबर ये दी है कि अ, एक न्यूज मैगजीन के पोल के मुताबिक कि योगी जी सबसे पॉपुलर सीएम हैं हम्म। इस समय देश में, और 35% लोग उनको उनकी पॉपुलैरिटी को 35% लोगों ने एंडोर्स किया है। दूसरे नंबर पर केवल ममता बनर्जी हैं जिनको 11% लोग, और उसके बाद के जितने सीएम हैं उनके नंबर कहीं आगे हैं। हम्म। अब मैं इसको किस संदर्भ में कह रहा हूं, आगे आता हूं जी। कि अमित शाह जी इस समय उस भूमिका में हैं जैसे अडवाणी जी अटल जी के सारे टाइम पे थे। सारे काम आडवाणी जी करते थे अटल जी के टाइम पर, गृह मंत्री का काम हो और तमाम चीजें हों। आप अगर देखें अमित शाह जी का ट्रैक रिकॉर्ड अभी हाल के वर्षों का, और अभी ऑब्जर्व करते हो कि वो कैसे उनकी प्रशासन पर पकड़ जबरदस्त है। नक्सलिज्म को समाप्त करने में उन्होंने जो काम किया, ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम्म। करते हुए माओवाद को छत्तीसगढ़ से खत्म कर दिया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। या जम्मू कश्मीर में जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को उन्होंने कंट्रोल किया है, या वो, अगर आपने और चीज देखी हो, आपने ट्राई नहीं किया होगा कि कभी सत्य हिंदी पर उनसे बात करें। अमित शाह जी इस समय सबसे ज्यादा मीडिया फ्रेंडली होकर इमर्ज कर रहे हैं। मतलब इंटरव्यू दे रहे हैं मीडिया से, की एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है, ट्विटर पर काफी उनका एक्सपोजर हो गया है, और देश की इंटरनल सिक्योरिटी पर और रीजनल पॉलिटिक्स पर इस देश में सबसे ज्यादा पकड़ अगर किसी की है तो वो अमित शाह जी की है, मोदी जी की नहीं है। और अगर पॉपुलरिटी में चाहे योगी जी जन लोकप्रियता में योगी जी काफी आगे हैं, और अमित शाह का की प्रशासनिक पकड़ के मुकाबले अगर देखें तो योगी जी की जन लोकप्रियता का काफी ज्यादा है इस समय जनता के बीच, काफी मतलब खासकर महाकुंभ के बाद से योगी जी का ग्राफ जनता के बीच में काफी बढ़ गया है। अगर आप इसको देखें कि मोदी जी ने अपना पूरा समर्थन अमित शाह को बढ़ाने में क्यों लगा रखा है, और योगी का नाम क्यों नहीं लिया उन्होंने महाकुंभ पर तारीफ के दौरान, तो आप पाएंगे कि इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि योगी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। दूसरा ये कि संघ ने जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया था, अगर आप ध्यान करें, बटेंगे तो कटेंगे वाला योगी जी का, उसका समर्थन किया था। अब संघ ने औरंगजेब वाले मामले में एक अलग किस्म का बयान दिया है। तो योगी जी ने अभी ये कहा एक कॉन्क्लेव में, जो इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव हुआ, उसमें ये कहा कि मैं तो सिर्फ एक योगी हूं, और मैं एक योगी ही रहना चाहता हूं। मैं किसी के मतलब किसी का के उत्तराधिकार पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की कि वो उत्तराधिकारी है या नहीं है।
एक मैं छोटी सी खबर का उल्लेख करना चाहता हूं आशुतोष जी, जो मैंने मतलब इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव के दौरान योगी जी ने जो कहा कि आ, मैं मैं तो योगी हूं और योगी रहना चाहता हूं। एक छोटी सी खबर वो ये है कि उसी दिन छपी, वो ये कि नेपाल के भारत में राजदूत जो शंकर शर्मा हैं, उन्होंने यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर भारत नेपाल संबंधों पर चर्चा की। और अगली लाइन ये है कि शर्मा ने कहा कि आज हमने नेपाल भारत संबंधों के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। अब आप मुझे बताइए कि इस खबर को कैसे पढ़ा जाए। मतलब भारत नेपाल संबंधों पर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चर्चा कर रहा है, खासकर इस संदर्भ में जबकि वहां राजतंत्र की वापसी को लेकर जो राजा ज्ञानेश के जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें योगी के पोस्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं। इस संदर्भ में और भारत नेपाल संबंधों को लेकर योगी जी जो मोदी जी अभी जो गए हैं बिम्स्टेक की मीटिंग में, कॉन्क्लेव में, उसमें नेपाल के साथ उनकी चर्चा भी है, ओली के साथ चर्चा भी है। मैं आखिरी पॉइंट ये कहना चाहता हूं आशुतोष जी आपके प्रश्न के जवाब में कि मोदी जी के उत्तराधिकारी के नाम पर जैसे जैसे संघ और प्रधानमंत्री के बीच में तनाव बढ़ता जाएगा, आप पाएंगे कि अमित शाह ज्यादा से ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं और आपको अमित शाह ही दिखेंगे पूरे देश में और पूरी पकड़ पर, सरकार पर और पूरे प्रशासन तंत्र पर उन्हीं की पकड़ नजर आएगी। ये जो पूरा का पूरा झंझट है इस समय, आपने जो मुद्दा उठाया वो गंभीर इसलिए है कि आप इस तरह का कहीं भी नहीं पाएंगे कि दुनिया के किसी मुल्क में नहीं पाएंगे, कहीं उदाहरण नहीं पाएंगे। दूसरा कि एक होम मिनिस्टर जो है पूरी तरह से सरकार पर उसका इतना नियंत्रण है कि हर चीज को वो एड्रेस कर रहा है। इसका मतलब है कि कहीं कुछ गंभीर है कि प्रधानमंत्री अगर संसद में उपस्थित नहीं है और अमित शाह चीजों को अगर एड्रेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी हमको जानकारी नहीं है। केवल इसकी जानकारी संघ को है और मोदी जी को है और इसलिए हम केवल अटकलें लगा सकते हैं कि ये, और जो प्रकाशित हो रहा है उसमें पढ़ सकते हैं बिटवीन द लाइंस कि क्या चल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है, आपके सवाल का मैंने जवाब दिया कि इस देश को अब मोदी जी नहीं चला रहे, मोदी जी केवल डायरेक्ट कर रहे हैं। असली इसके जो नायक हैं वो अमित शाह हैं। उनकी एक्सेप्टेबिलिटी प्रधानमंत्री के तौर पर चाहे जनता के बीच में नहीं हो, लोकप्रियता चाहे योगी की ज्यादा हो, पर मोदी जी जिस कोशिश में हैं, क्योंकि वो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में तो बहुत सारी चीजें हैं, अपन जिक्र नहीं कर रहे हैं, पर संक्षेप में ये कह रहा हूं कि ये चीज आपको और नजर आएगी जैसे जैसे आप चीजों को देखेंगे, महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले लेंगे। अभी बिहार का चुनाव है, उसमें आप देखेंगे आपको हर जगह अमित शाह नजर आएंगे। तो हमको देश को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अमित शाह से हम लोगों का संबंध अब प्रधानमंत्री नहीं हो तो भी उस रूप में ज्यादा होने वाला है। तो आज की चर्चा हम यही खत्म करते हैं जी। थैंक यू सर, थैंक यू।